नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। अभय दुबे जी के संग मैंने देश की राजनीति के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की है। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक राजनीति में क्या होने जा रहा है, इस विषय पर बातचीत की है। मुझे अच्छा लगेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी बात सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बंगाल के रिजल्ट के बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या विपक्ष के पास ऐसी कौन सी रणनीति है जो मोदी और शाह की इन चालों से निपट सके, क्योंकि चुनाव आयोग उनका, सीबीआई उनकी, ईडी उनकी, इनकम टैक्स उनकी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे लग रहा है अब चुनाव एक ही फार्मूले पे जीता जाएगा कि चुनाव जब डिक्लेयर हो जाए, भले वो पहले फेज का मतदान भी हो जाए या होने वाला हो, लेकिन सीधे लाखों लोग महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दो। अब इतना पैसा विपक्ष के पास तो है नहीं। ये जो तमाम एक व्यू रचना पूरे देश में तैयार कर दी गई है, विपक्ष कैसे निपटे? उसके खाते सील कर दिए जाते हैं। कांग्रेस का खाता सील हुआ, विपक्ष के पास पैसा नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर शुरू हो गया, ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स के छापे, चुनाव आयोग जेब में। तो अब ये जनमानस में ये धारणा बनती जा रही है कि भाई अब इनसे कोई नहीं जीत सकता, ये अजय हो गए हैं, इनसे जीतना मुश्किल है। क्या ये धारणा तोड़ी जा सकती है? उत्तर प्रदेश का चुनाव खास तौर से पास में है, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी संरचना बन सकती है विपक्ष की जो इनसे निपटा जाए, या ये मान लिया जाए कि अब बचे कुछ राज्यों में भी भाजपा ही शासन करेगी और फिर लोकतंत्र का क्या होगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, बंगाल के चुनाव ने दो काम किए हैं। पहला काम तो ये किया है कि उसने ये बता दिया है कि चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा सकती है। देश का कोई राजनीतिक दल इस हद तक नहीं गया चुनाव जीतने के लिए जिस हद तक भारतीय जनता पार्टी गई। उसने जिस तरह से बंगाल के ऊपर कब्जा किया, जिस तरह से 3 लाख वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की, जिस तरीके से चुनाव आयोग का वहां पर रवैया रहा, वो उससे बिल्कुल साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस हद तक जा सकती है। एक तो ये बात साफ हो गई उससे। दूसरी बात इससे ये साफ हो सकती है, हो नहीं गई लेकिन हो सकती है, कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का ये जो मॉडल है उसके साथ संघर्ष किया जा सकता है। और वो गुंजाइश निकाली है ममता बनर्जी के रवैये ने। ममता बनर्जी मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास की पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि चुनाव चुराया गया है, हमारी 100 सीटें चुरा ली गई और मैं किसी कीमत पे हार नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानती हूं कि मैं पराजित मुख्यमंत्री हूं, मैं मानती हूं कि नैतिक जीत मेरी हुई है। ममता बनर्जी भी जानती हैं कि कोई वो मुख्यमंत्री की पद कुर्सी पे बैठी रहेंगी तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की। वो तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में या कल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो पिछली विधानसभा में जो भी जिस पद पे था वो उस पद पे नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री समेत, तो बात खत्म हो जाएगी। तो ये एक है बात। अब जब ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया है और वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं जिनके ऊपर जबरदस्त हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता क्या करते हैं आप जानते हैं? वो कर रहे हैं, किसी भी टीएमसी के वर्कर को पकड़ लेते हैं, उसको एक सफेद साड़ी उड़ाते हैं, फिर उसको डंडों से पीटते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए और गालियां देते हुए उसको हाँकते हैं सड़क के ऊपर, जैसे कि ममता बनर्जी हो। तो ये बड़े पैमाने पर बंगाल में हो रहा है, ममता बनर्जी का अपमान करने के लिए, और ये सब हो रहा है और ये चलता रहेगा भी। बंगाल का जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें ये सब होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको और भी ज्यादा विकृत और घृणित बना दिया है। पहले भी हिंसा वगैरह होती थी, पोस्ट चुनाव उपरांत हिंसा बंगाल के चुनाव में आम बात है। मतलब जो जीतता है वो हारे हुए की पिटाई करता है, हारे हुए को गाली देता है, हारे हुए के दफ्तरों को जलाता है, उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ करता है, उनका सामान फेंक देता है, उनके घरों में गंदगी फेंक देता है। मतलब ये सब वहां पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी उसको इस गंदे स्तर पे ले आई कि कार्यकर्ता को पकड़ा, उसको ममता बनर्जी की साड़ी उड़ाई, उसको डंडों से पीटते हुए, गालियां देते हुए, साथ में जय श्री राम के नारे लगाते हुए सड़कों पे उसका प्रदर्शन किया। ये वो सब कर रहे हैं। ये चलेगा कुछ दिन तक इसी तरीके से। लेकिन ममता बनर्जी हार के हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी। उन्होंने कहा मैं चुनाव हार गई हूं, अब मैं किसी पद के ऊपर नहीं हूं, मैं अब सड़क पे निकलूंगी, मैं आजाद पंछी हूं और जो मन में आए करूंगी, मैं सड़क पे संघर्ष करूंगी।
तो ये ममता बनर्जी का, जिसे कहते हैं नहीं, ममता बनर्जी इस काम में मुख्यमंत्री बनने से भी ज्यादा कुशल हैं, सड़क पर संघर्ष करने के काम में। तो वो करेंगी और सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। इससे मेरा मानना यह है कि अगर विपक्ष ठीक से इस काम को करता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव जीतने के जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, इन हथकंडों के मुकाबले संघर्ष का एक मॉडल निकल सकता है इससे। और जब ये होगा इस तरीके से तो जनता भी इस बात को दिलचस्पी से देखेगी कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। जनता देखेगी, जनता की भी समझ में आएगा कि कोई बात हो रही है। विपक्ष को सड़क पर निकल के जनता को समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा जनता को, संजय जी? ये समझाना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने इस चुनाव में क्या किया। चुनाव आयोग ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, आदर्श चुनाव संहिता थी, उसको लागू ही नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इस चुनाव में किसी को एक भी नोटिस नहीं जारी किया। जबकि 2021 में आप देखिए, 2021 में उन्होंने, उस चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया था, शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया था, बहुत लोगों को नोटिस जारी किए गए थे कि तुमने ये भाषण गलत दिया, वो भाषण गलत दिया। इस बार चुनाव आयोग क्या करता रहा? शुरू में उसने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक नोटिस जारी किया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए उनको आतंकवादी या कुछ कह दिया था, इसकी वजह से, बस। इसके बाद चुनाव आयोग ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, जैसा कि उसको भूल गए वो। इससे पहले क्या होता था कि चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए ही चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। इस बार चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग बीजेपी जो शिकायत करती थी उस पर फौरन कार्रवाई करता था, और विपक्ष जो शिकायत करता था उसके ऊपर चुपचाप बैठा रहता था। और चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सांप्रदायिक जो प्रचार किया जाता है ध्रुवीकरण का, उसको रोकने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने वो भी काम नहीं किया, और भाजपा को खुली छूट मिल गई कि वो मुसलमान विरोधी चुनाव प्रचार करे और हिंदुओं की गोलबंदी, उसके आधार पर उसकी प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी हो। ये सारे काम होते रहे, ये सब काम चुनाव आयोग ने किए। 27 लाख 15,000 मतों को हवा में लटका दिया चुनाव आयोग ने, और उसके बारे में कुछ नहीं बताया, उनको मताधिकार से वंचित कर दिया। तो ये सारी की सारी बातें विपक्ष को एक जन आंदोलन चलाकर बतानी है जनता को। दूसरे, विपक्ष को यह भी देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी डीएमके और टीएमसी के ऊपर एक सांगठनिक हमला करेगी। जो टीएमसी के लोकसभा सांसद हैं और डीएमके के लोकसभा सांसद हैं, उनको फोड़ने की कोशिश होगी, उनको तोड़ने की कोशिश होगी। क्योंकि लोगों के पास अब राज्य में सत्ता नहीं रही, इसलिए, और ये छोटे छोटे ग्रुप हैं, एक 22 है, एक के बाद 28 है, तो इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। कांग्रेस के सांसदों को नहीं तोड़ा सकता क्योंकि वो 99 है, उनको तोड़ने के लिए बहुत दिक्कत होगी, लेकिन छोटे छोटे उनको गुटों को तोड़ा जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा खतरा है जिसका सामना इन लोगों को करना पड़ेगा। तो दूसरे, सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर के खिलाफ सुनवाई हो रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में जीत हार का अंतर उस निर्वाचन क्षेत्र के कटे हुए वोटों से कम है तो वहां पर हम चुनाव के ऊपर पुनर्विचार करेंगे। इस तरह की बंगाल में करीबन 50 सीटें हैं जिनमें जीत हार का अंतर एसआईआर के तहत कटे हुए वोटों से कम है, और उसमें शायद 26 सीटों के ऊपर ममता बनर्जी हार गई हैं और 22 सीटों के ऊपर बीजेपी भी हारी है उसमें। तो अब बीजेपी भी उन सीटों को लेकर कोर्ट में जाएगी और ममता बनर्जी भी उन सीटों को लेकर कोर्ट में जाएंगी। तो अदालत भी लड़ाई का एक बहुत बड़ा मंच बनेगी, जिसके अंदर कानूनी दांव पेच, लड़ाई वगैरह ये सब होगी। तो आप देखिए, सड़क के ऊपर भी आंदोलन होगा, संगठन के स्तर पर भी आंदोलन होगा, अपने एमपीज को बचाने की कोशिश होगी, और अदालत के स्तर पर भी आंदोलन होगा। तो बंगाल का चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, बंगाल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बंगाल की लड़ाई अभी जारी रहेगी। और मुझे तो दिखाई पड़ता है कि अगर विपक्ष इसको लड़ाई लड़ने की ठान ले, और ममता बनर्जी जिस प्रकार की नेता हैं, वो हार मानने वाली नेता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार करके
और जिस तरीके से तिकड़म करके बंगाल का चुनाव जीता है, दूरगामी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अबे जी, आपको लगता है कि जनमानस एक्टिव हो पाएगा? लोग अपने कामों में इतना बिजी हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस थोड़ी देर खबर सुनते हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं। अन्ना के आंदोलन के बाद इस देश का आम आदमी किसानों के आंदोलन को छोड़ दीजिए, एक देखिए संजय जी, मध्यम वर्ग छोटे-छोटे वीडियो बनाते हैं हम लोग, इन्हीं बातों को लेके, लाखों-लाखों लोग उनको देखते हैं वीडियो। मेरा अपना तजुर्बा तो ये है, लोग भूखे बैठे हुए हैं। लोगों को विश्लेषण चाहिए, लोगों को नई जानकारी चाहिए जो गोदी मीडिया उनसे उन्हें नहीं देता। लोगों को भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने वाले विचार चाहिए, विश्लेषण चाहिए, तर्क चाहिए। मैं ये मानता हूं कि किसी भी समाज में हर व्यक्ति राजनीति के प्रति जागरूक नहीं होता। उसमें कुछ व्यक्ति राजनीति के प्रति जागरूक होते हैं। वही व्यक्ति पार्टियों में जाते हैं, वही व्यक्ति कार्यकर्ता बनते हैं, वही व्यक्ति आंदोलन में उतरते हैं और वही व्यक्ति बातचीत करके पूरे समाज को संगठित करते हैं। मेरा तो मानना है कि विपक्ष अभी उन व्यक्तियों को भी गोलबंद नहीं कर पाया है। आप अगर उन व्यक्तियों को ही गोलबंद कर दे, आप एक पूरी गेटेड कम्युनिटी होती है, एक पूरा अपार्टमेंट होता है, वहां 3 लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स को लेकर जाते हैं, पूरे अपार्टमेंट को अपनी तरफ कर लेते हैं वो। यह अपार्टमेंट में प्रतिद्वंदता होनी शुरू हो जाती है कौन किस तरफ है, उन व्यक्तियों की 3 लोगों की वजह से। तो सारे लोग लगता है कि विपक्ष की आपसी लड़ाइयां खत्म नहीं होती। केजरीवाल कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस ममता बनर्जी से लड़ रही है, तो ये जो आपस में ही अगर एकजुट नहीं होंगे बंगाल के चुनाव से ये भी फर्क पड़ेगा, बंगाल के चुनाव से ये भी फर्क पड़ेगा कि ये जो आपसी झगड़े फसाद हैं, ये झगड़े फसाद भी कम होंगे, खत्म होंगे। ये झगड़े फसाद थोड़े बहुत रहेंगे क्योंकि पंजाब का चुनाव होना बाकी है, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होना बाकी है, अभी कुछ चुनाव बाकी हैं, तो कुछ होगा, कुछ झगड़ा फसाद चलेगा। लेकिन कुल मिला के मैं आपको बताता हूं कि अब धीरे धीरे करके वो समय आ रहा है जबकि ये झगड़े फसाद पृष्ठभूमि में जाते जाएंगे और जैसे जैसे आप ज्यादा ये मान लीजिए कि 1 साल और इस प्रकार के झगड़ों की गुंजाइश हो सकती है, उसके बाद तो खत्म, सिर्फ लोकसभा का चुनाव रह जाएगा सामने। मैं देख रहा था कि बंगाल में मीडिया का क्या हाल है। एक पत्रकार की पोस्ट देख रहा था, वहां पे लेनिन की प्रतिमा तोड़ी जा रही थी, तो वो कह रहे थे कि बंगाल में लेनिन की मूर्ति का क्या काम, मतलब समर्थन कर रहे थे कि मूर्ति तोड़ दी जा रही है लेनिन की, तो अच्छी बात है, ये लेनिन की मूर्ति तोड़ दी जा रही है। पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है। देखिए, ये तो बीजेपी की जो विचारधारा है उस विचारधारा में ये भी है, वो एंटी वामपंथ विरोधी विचारधारा है, कम्युनिस्ट विरोधी विचारधारा है, तो वो तो इस तरह की बात करते ही हैं, वो करेंगे ही। और उनके पत्रकार भी हैं, उनके अफसर भी हैं। पत्रकार क्या, आप क्या समझते हैं, आईएएस जो ब्यूरोक्रेसी में उनके अफसर हैं, मतलब वो क्या अफसर इस तरह नहीं सोचते हैं? वो भी इस तरह सोचते हैं। तो इस तरह के सोचने वाले लोगों की संख्या काफी पिछले दिनों बढ़ी है, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हर लोकतंत्र में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जब इस तरह की ताकतें, इस तरह के नेता और इस तरह की पार्टियों को सत्ता प्राप्त हो जाती है और वो उत्पात मचाते हैं। लेकिन ये चीजें जो है ना, इन चीजों के अंदर ही इनके नाश के तत्व छुपे होते हैं। आपको लगता है कि देश में वामपंथ भी निपटने की स्थिति में आ गया है, वामपंथ भी खत्म हो रहा है? भाई देखिए, वामपंथ अगर खत्म हो रहा है तो उसमें वामपंथियों की भी अपनी भूमिका है। केरल में तो उनके पास सरकार थी, 2 चुनाव लगातार जीते थे। केरल की जनता ने उनको 2 चुनाव लगातार जिताए। केरल में आमतौर पर कोई पार्टी, कोई मोर्चा 2 बार लगातार नहीं जीतता, तो उनको जिताया वामपंथियों को, विशेष अवसर दिया जनता ने उनको। बंगाल में उनकी 34 साल तक सरकार रही है, 34 ईयर्स तक। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि 34 साल बाद जब वो हारे तो अचानक साल, 2 साल, 1.5 साल के अंदर ही उनका नामो निशान मिट गया, ढक्कन हो गए, 0 पे हो गए। इसका मतलब है उन 34 सालों के आखिरी जो 10-15 साल थे वो उनके अच्छे नहीं थे। तो वामपंथियों को भी तो अपने आप में सुधार करना होगा ना, कुछ करना होगा ना वामपंथियों को ऐसा जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है।
और वो तभी पार्टियां और नेता करते हैं जबकि उन पर पराजय की चपत लगती है। कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं वामपंथी लोग? देखिए वामपंथियों, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 34 साल तक बंगाल में सीपीएम की सरकार रही और 2011 में गई सरकार उनकी। 2011 तक भी सीपीएम के लोग जो हैं वो नई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल उन्होंने सीखा नहीं था। बीजेपी ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी 2011 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ममता बनर्जी ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। मैं एक उदाहरण के तौर पर केवल आपको बात बता रहा हूं, जब इन लोगों को मौका मिला कि ज्योति बसु को ये लोग मुख्य प्रधानमंत्री बना दें, केवल इनकी 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 सेंट्रल कमेटी को कहना भर शेष था कि इजाजत देनी थी कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनना। ज्योति बसु प्रधानमंत्री बन जाते तो देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता। और मैं गारंटी से कहता हूं कि ज्योति बसु 5 साल तक सरकार चलाते। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने जो बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, जिसको बाद में सीपीएम वालों ही ने कहा कि हिमालयन ब्लंडर थी, हिमालय समान गलती थी। मैं ऐसी बहुत सी बातें बता सकता हूं। भाई बंगाल का औद्योगिकरण उन्होंने क्यों नहीं किया? 34 साल तक सत्ता में रहे, बंगाल का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके जमाने में हो गया। बंगाल तो पहले बहुत सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज जगह थी ना, कलकत्ता सारी इंडस्ट्री का गढ़ था। लेकिन 34 वर्ष में इन्होंने बंगाल का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। बाद में उनको होश आया, बुद्धदेव दास भट्टाचार्य को होश आया तो उन्होंने फिर टाटा के साथ बातचीत की। टाटा ने कहा मैं यहाँ पे अपना वो खोलेंगे, छोटी कार बनाने का प्लांट खोलेंगे, नैनो प्लांट। हाँ, नैनो प्लांट खोलेंगे। तो वहां नंदीग्राम और उसके आसपास जो है, सिंगूर और नंदीग्राम के आसपास जो है ना, उनको जमीन आवंटित की गई। लेकिन वो जमीन भी सीपीएम वालों ने डंडे के जोर पे पीट पीट के, मैंने तो उनकी बहुत लिखा है इस विषय के ऊपर, सीपीएम के कार्यकर्ता जाते थे और वहां पे जनता को मारते थे, औरतों को मारते थे, वो जौमी देवे ना ऐसे करके बोलते थे उनको, और बहुत आंदोलन हुआ। और ये जो इस वक्त ममता बनर्जी को इन्होंने चुनाव में हरा दिया, अधिकारी शुभेंदु अधिकारी, इन्हीं के पिताजी ने वो आंदोलन चलाया था। नंदीग्राम और सिंगूर को जो आंदोलन था, इन्हीं के पिताजी ने चलाया था। तब ममता बनर्जी को भाजपा के नेता संसद में बंगाल की दुर्गा कहा करते थे। ममता बनर्जी कहती थी ये हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। वक्त देखिए राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है। अच्छा, आप जब बात कर रहे हैं कि अब मैं ये कह के ममता बनर्जी अभी जो प्रतिरोध कर रही हैं, बगावती स्वर में बोल रही हैं, उसको कम करके नहीं आंक रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन राजनीति को अपने पूरे परिदृश्य में देखना चाहिए। थोड़ा बहुत पहले क्या हुआ था इसको भी देख लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अलगाववाद खत्म कर देना चाहिए, नेताओं को आपसी मनमुटाव करना चाहिए, विपक्ष को। अगर मैं, चूंकि मुझे लगता है कि 5 महीने बचे होंगे, फिर तो उत्तर प्रदेश भी चुनाव के मूड में आ जाएगा, तो आपको लगता है कि मायावती और अखिलेश को भी फिर से एक बार होना चाहिए कांग्रेस के साथ? देखिए, मायावती तो अब मुझे लगता है कि मायावती से अब कोई समझौता नहीं करेगा। कारण ये कि मायावती अब मतलब वो वाली पहले वाली ताकत नहीं रही। अब मायावती के साथ अखिलेश या कांग्रेस समझौता अगर करते हैं तो मायावती जो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रही हैं, वो थोड़ा सा उनका वो होगा, रिवाइवल होगा, थोड़े उभर आएंगी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। अब तो ये है कि अखिलेश और कांग्रेस को गठजोड़ करके ठीक से चुनाव लड़ना चाहिए, और दूसरी जो पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक शक्तियां हैं उनको एकजुट करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि भाजपा के खिलाफ ब्राह्मण जाति में जो असंतोष है, उस असंतोष का वो कैसे लाभ उठाएं। जयंत चौधरी को आपको क्या लगता है, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ ही रहेंगे या फिर से पाला बदलेंगे? बीजेपी के साथ रहेंगे, क्यों पाला बदलेंगे? चंद्रशेखर का भविष्य उत्तर प्रदेश में
वो तो एक सीट के खिलाड़ी हैं, वो सीट भी अब दोबारा जीत पाएंगे किसी को नहीं पता। नौजवान जो दलित वोट है वो तो चंद्रशेखर की तरफ आकर्षित हो रहा है। कहाँ का भाई, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं वहीं छोटे मोटे इलाके का वोट उनकी तरफ आकर्षित होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उनकी पकड़ बन गई है वोटरों के ऊपर कि वो रहने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और बस्ती और गाजीपुर का भी दलित उनको उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरह पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये मोर्चा बन पाएगा, ऊंची जातियों के खिलाफ बन पाएगा जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति तेज हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक कि भारतीय जनता पार्टी का ऊंची जातियों का गठजोड़ टूटे ना। और वो केवल ठाकुर तो टूटेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री रहेंगे उस वक्त। बाद में मुख्यमंत्री बनाया जाए ना बनाया जाए उन्हें, लेकिन उस वक्त तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे जब चुनाव चल रहा होगा। बनिया बीजेपी की बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो छोड़ के जाएगा नहीं। कायस छोड़ के जाएगा नहीं, भूमिहार छोड़ के बीजेपी को जाएगा नहीं। यूपी बिहार में भी उन्हीं के साथ है, यूपी में भी उन्हीं के साथ है। तो ऐसी स्थिति में केवल ब्राह्मण मतदाता ही हैं जिनका एक हिस्सा, भले ही वो छोटा सा हो, भारतीय जनता पार्टी से छीना जा सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इस प्रकार से अपनी चुनावी प्लेट सजानी चाहिए ताकि वो उस हिस्से को उनसे छीन सके। लग रहा है कि कुछ कांग्रेस के नेता तो ये भी अभी से मांग करने लगे हैं कि कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए, अखिलेश यादव से अलग लड़ना चाहिए। ऐसी डिमांड भी आने लगती है बीच बीच में। वो तो हर बार होती है। कौन सा ऐसा चुनाव है जब ऐसी डिमांड नहीं की गई? आपको याद है कोई चुनाव इसमें ऐसी डिमांड ना की गई हो? बिहार में भी की जाती है, उत्तर प्रदेश में भी की जाती है, सब जगह की जाती है। वो तो ऐसा ही तो होता ही रहता है। ये तो कॉल, ये निर्णय तो आला कमान लेता है कि गठजोड़ करेगा नहीं करेगा। ये कार्यकर्ता के ये सब बोलने वाले थोड़ा लेते हैं। अगर आला कमान की नीति ये रही कि हम किसी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अलग लड़ेंगे। आला कमान की अगर नीति रही कि अखिलेश के साथ करना है गठजोड़ तो होगा। पंजाब में लगता है आपको कि बीजेपी पंजाब में भी कुछ दखल दे पाएगी? भाई पंजाब में तो वो पूरी उनकी कोशिश है पंजाब में कि किसी तरीके से अराजकता फैल जाए और उस अराजकता के नाम पर भगवंत मान सरकार को अपदस्थ कर दिया जाए, या तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए वहां पर, या बीजेपी और दूसरी पार्टियों को तोड़ फोड़ करके फिर से एक गठजोड़ सरकार बना ले कुछ दिनों के लिए। 10 महीने तो दूर है पंजाब में चुनाव केवल। प्लानिंग तो उसी दिशा में है, बम भी फटे हैं कुछ जगह। मीडिया लग गया, गोदी मीडिया लग गया इस काम करने में। हाँ, मान ने आरोप भी लगाया है कि बीजेपी एक काम शुरू कर दिया उसने। बिल्कुल खतरनाक होगा। कुछ दिनों बाद राजनीति का शुरू बहुत तेज होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी और मैं मानता हूं कि अब वक्त आ गया जब विपक्ष के नेताओं को आपसी मतभेद बुलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये सब खड़े हो जाते हैं बीजेपी के पक्ष में चुनाव लड़ने के लिए, तो वक्त आ गया अगर विपक्ष के सारे नेता एक साथ नहीं आएंगे तो नुकसान बहुत होगा। मुझे लगता है आप भी मेरी राय से सहमत होंगे। मैं फिर मदद के लिए का अनुरोध कर रहा हूं। ये बराबर में लोगो देख रहे हैं जस संजय का, यूट्यूब पे डालिए जस संजय आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मैं मन की बात करता हूं, मेरे मन की बात सुनिए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।